हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई में नया। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ यूपी टीजीटी कॉमर्स 2011 जिसका एग्ज़ाम 2016 में हुआ था उसका पार्ट 4 लेकर आए हैं। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, राइट शेयर मीन्स द शेयर। तो राइट शेयर कौन से शेयर होते हैं? अधिकार अंशों का क्या आशय है? तो राइट शेयर कौन से शेयर होते हैं? ऑप्शन ए है जो वेंडर्स को दिए जाते हैं, जो डायरेक्टर्स को दिए जाते हैं, जो प्रमोटर्स को दिए जाते हैं या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। जो वर्तमान में कंपनी के अंशधारी होते हैं उनको दिए जाते हैं। बात करते हैं राइट शेयर के बारे में। एग्ज़ाम में बहुत बार राइट शेयर और बोनस शेयर को लेकर क्वेश्चंस बनते हैं। राइट शेयर मतलब वो शेयर्स जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है कुछ डिस्काउंट लेकर, मतलब कुछ डिस्काउंट देकर उन्हें क्या करती है, ये शेयर्स देती है। और बोनस शेयर्स जो होते हैं वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। राइट शेयर्स इशू करने के पीछे रीज़न क्या होता है कि कैपिटल को रेज़ करना मेन मकसद होता है, कैपिटल फॉर्मेशन करना जो होता है वो मेन मकसद होता है। तो बोनस शेयर जो होते हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, तो ये होता है राइट शेयर। नेक्स्ट बात करते हैं, इन जनरल पार्टनरशिप बिजनेस, एक आम साझेदारी के व्यापार में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? अधिकतम कितने साझेदार हो सकते हैं? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं, ऑप्शन है इसका राइट सी 20। और एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है कि मिनिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए। किसी भी साझेदारी, किसी भी पार्टनरशिप को बनाने के लिए कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। अगर एक ही बंदा रहेगा तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ठीक है, अगर कोई भी एक बंदा कोई बिज़नेस को चलाता है तो उसे क्या बोला जाता है, एकल व्यापार या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप बोला जाता है। तो पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए? पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए। अब कुछ अलग अलग रूल्स हैं मैक्सिमम को लेकर, मतलब हर जगह आपको ये चीज़ जो है वो एक नहीं मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। जैसे मान लीजिए कंपनीज एक्ट है 2013, तो उसके हिसाब से जो है मैक्सिमम संख्या जो होनी चाहिए, मैक्सिमम नंबर जो होना चाहिए वो कितना है, 100 है। और एक और है रूल्स ऑफ 2014, रूल्स ऑफ 2014 के हिसाब से मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए। और कहीं जगह आपको 20 भी देखने को मिलेगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस थे उनमें हमें 20 देखने को मिला, इसलिए हमने 20 राइट किया है। लेकिन अगर कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से पूछा जाए तो मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 100। और रूल्स ऑफ 2014 के हिसाब से पूछा जाए तो होने चाहिए 50। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर शोज़। यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर का मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से है। ये कैसा अकाउंट होता है, ये पीएल अकाउंट के जैसा ही होता है लेकिन पीएल अकाउंट नहीं होता है। तो इसे ध्यान से समझिएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा ही होता है लेकिन ये पीएल अकाउंट नहीं होता है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब जैसे कि क्लब हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, मतलब ये जो किसी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में एंगेज नहीं होते हैं वो बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जब आप पीएल अकाउंट बनाते हो तो उसमें जो बैलेंस निकलता है वो निकलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। लेकिन जब आप एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो तो उसका जो बैलेंस निकलता है वो निकलता है डेफिसिट या फिर निकलता है सरप्लस। तो ये दोनों चीज़ें जो है निकलती हैं जब आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से भी पहले क्या बनता है, रिसिट एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर है
वो बहुत जगह आपको बी ही देखने को मिलेगा, नेट प्रॉफिट। लेकिन इसमें जो रिज़ल्ट निकलता है वो डेफिसिट और सरप्लस निकलता है, तो सरप्लस के हिसाब से नेट प्रॉफिट भी, इस वजह से कई जगह इसका आंसर नेट प्रॉफिट ही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडिंग ऑफ अ रो की जो हेडिंग होती है स्टैटिस्टिकल टेबल में, उसको क्या बोला जाता है। देखते हैं पहले रो क्या होती है। यहाँ पे मैं आपके सामने एक टेबल बना रही हूँ। ये जो रेड लाइन दिख रही हैं ये क्या है, ये कॉलम्स होती हैं, और ये जो मैंने ब्लू से ये बनाया है ये क्या है आपका, ये है एक रो। तो रो जो होती है, रो की जो हेडलाइन होती है या रो की जो हेडिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ए स्टैब नहीं, इसे हम बोलते हैं स्टब, STUB स्टब। और इसी तरीके से कॉलम की भी एक हेडलाइन होती है या हेड टाइटल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कैप्शन। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ए स्टब। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ। तो वर्ड स्टैटिस्टिक्स जो है वो दो सेंस में यूज़ होता है, एक होता है प्लूरल और एक होता है सिंगुलर सेंस। अगर बात करते हैं प्लूरल सेंस की, तो प्लूरल में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है न्यूमेरिकल डेटा। और अगर हम सिंगुलर सेंस में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, मेथड्स या फिर टेक्निक्स। तो ये होता है प्लूरल और सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग। एक बार फिर से देखते हैं। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है न्यूमेरिकल डेटा, लेकिन सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब होता है कि मेथड्स और टेक्निक्स क्या हैं डेटा को कलेक्ट करने की। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बोथ ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बोथ ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लाभ का जो अनुपात है वो A, B और C बांट रहे हैं 5:3:2 में। अब B जो है वो क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, देखते हैं। देखिए A, B एंड C, A रेशियो B रेशियो C, 5:3:2। ये अभी तक तीनों पार्टनर्स मिलकर पार्टनरशिप चला रहे थे, लेकिन बी क्या होता है, बी कहता है कि मैं अब इस साझेदारी से अलग होना चाहता हूँ। कोई भी रीज़न हो सकता है, चाहे वो बीमार हो, चाहे कुछ भी रीज़न हो सकता है उसके पार्टनरशिप को छोड़ने का। तो ये जो है ये क्या कर रहा है, ये बाय कर रहा है, ये कह रहा है कि मैं अब इस पार्टनरशिप से हटना चाहता हूँ। तो अब कौन कौन बचे हैं, अब बचे हैं ए बचा है और सी बचा है। तो ए और सी तो पार्टनरशिप चलाएंगे ही चलाएंगे। तो ए और सी जो है वो किस रेशियो में चलाएंगे, अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता है तो ये मान लिया जाता है कि इनका जो रेशियो होगा नया वो क्या होगा, 5:2। तो ये है इसका राइट आंसर, ए रेशियो सी का 5:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुडविल ऑफ द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर विल बी डेबिटेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इन डैश रेशियो। गुडविल का जो शेयर होता है रिटायरिंग पार्टनर का वो डेबिट किया जाता है कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स में, किस रेशियो में। देखिए सपोज़ ए, बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं। अब बी जो है ये छोड़ के जा रहा है, ये रिटायर हो रहा है। अब बी का शेयर किसको मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा और सी को मिल जाएगा। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं गेन। क्या गेन कर रहे हैं, जो ये जा रहा है तो ये अपना शेयर किसको दे देगा, ए को मिल जाएगा और सी को गेन मिल जाएगा। तो ए और बी क्या करते हैं कि ए और बी कहते हैं कि हम तुम्हें कंपनसेट करेंगे। कैसे कंपनसेट करेंगे, गुडविल देकर। तो गुडविल किस रेशियो में देंगे या किस हिस्से में देंगे इसको, तो ये देंगे गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर
सी गेनिंग। नेक्स्ट है जब दो या दो से ज़्यादा फर्म्स कंबाइन हो जाती हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? ऑप्शन है ए एमलगमेशन, बी एब्जॉर्प्शन, सी रिकंस्ट्रक्शन या डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ए एमलगमेशन। एमलगमेशन का मतलब एक ए कंपनी है और एक बी कंपनी है, ये दोनों मिल गई और इन्होंने कंपनी बना ली नई, जिसे बोला गया ए बी कंपनी। ठीक है, तो एमलगमेशन क्या होता है? जब दो कंपनी आपस में मिल जाती हैं और एक नई कंपनी बना लेती हैं, जैसे मारुति है इंडिया की और सुजुकी है जापान की, ये दोनों मिल गई और क्या बन गई? मारुति सुजुकी कंपनी बन गई। तो जब दो कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी फॉर्म कर लेती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? एमलगमेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू पार्टनर, एक मिनट, न्यू पार्टनर पे द अमाउंट ऑफ डैश टू गेट सर्टेन पार्ट इन द प्रॉफिट ऑफ फ्यूचर। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं, ए है और बी है, ये अभी तक अपना मस्त प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, अब आ गया बीच में सी आ गया, तो इन्होंने क्या करना पड़ेगा? इन्हें अपना शेयर देना पड़ेगा सी को, क्योंकि नया बंदा आ रहा है तो वो क्या मांगेगा? आगे शेयर मांगेगा प्रॉफिट का। तो ए और बी अपना अपना पार्ट क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो सी भी बहुत अच्छा निकला और इसने कहा तुम परेशान मत हो, तुम लोग जो सेक्रीफाइस कर रहे हो उससे मैं क्या करूँगा? कंपेंसेट कर दूँगा। तो वो कंपेंसेशन कैसे देगा? वो कंपेंसेशन ये देगा इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। तो ये किस फॉर्म में देगा? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सी, गुडविल। नेक्स्ट है एसेट एंड लाइबिलिटीज़। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आर डैश टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल की अमाउंट को डिसाइड करने के लिए एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्या किया जाता है? सेक्रीफाइस, नो, रीवैल्यूड, यस। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को क्या किया जाता है? दोबारा वैल्यू किया जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनकी जो वैल्यू हो वो कम हो गई हो या बढ़ गई हो, इसलिए उन्हें क्या किया जाता है? दोबारा वैल्यू किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कौन सा मेथड आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है? ए है टोटल, बी बैलेंस, सी टोटल एंड बैलेंस या डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, टोटल एंड बैलेंस मेथड। टोटल एंड बैलेंस मेथड क्या होता है? टोटल मेथड में क्या होता है? जो लेजर के टोटल्स होते हैं उसकी मदद से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। और बैलेंस में क्या होता है कि लेजर का टोटल किया और जो बैलेंसिंग फिगर निकलता है उस बैलेंसिंग फिगर को ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है। तो ये होता है टोटल एंड बैलेंस मेथड। नेक्स्ट है रेपो रेट इज़ द रेट। रेपो रेट कौन सा रेट होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। रेपो रेट वो रेट होता है जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। और जब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जब आरबीआई किससे लोन लेता है? बैंक से लोन लेता है, तो उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, रेपो रेट वो रेट होता है जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, और रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से क्या लेता है? लोन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीनरी खरीदी। अब मशीनरी खरीदने पर क्या एंट्री बनेगी और मशीनरी अकाउंट क्या होगा? कोई भी एसेट को खरीदते हैं तो एसेट को क्या करते हैं? डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो डेबिट किसको किया है? एसेट को किया है। एसेट क्या है? मशीनरी खरीदी है, तो मशीनरी क्या होगी? डेबिट होगी। नेक्स्ट है सबसे सुटेबल मेजर कौन सा है सेंट्रल टेंडेंसी का रेडीमेड गारमेंट्स के लिए? देखिए, रेडीमेड गारमेंट्स हो या बिजनेस हो, सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है डी, मोड। मोड का मतलब क्या होता है? मोड जो है वो फ्रेंच से आया है, फ्रेंच वर्ड ला मोड से। ठीक है, तो जो मोड है वो किस वर्ड से आया है? वो फ्रेंच वर्ड से आया है, ला मोड से, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है फैशन। तो मोड क्या होता है? मोड मतलब कि पूरी सीरीज़ में एक ऐसा आइटम जो बहुत बार खुद को क्या कर रहा होता है? रिपीट कर रहा होता है। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 1 एंड 2। तो इसमें आप देख रहे हो कि जो 1 है
वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है 5 टाइम्स। तो हमारा जो मोड है वो क्या हो गया, हमारा जो मोड है वो हो गया 1। तो पूरी सीरीज़ में एक ऐसा आइटम जो अपने आप को बहुत बार रिपीट करता है उसे क्या कहा जाता है, मोड। तो इसका राइट आंसर है डी। हाउ मैनी क्वार्टाइल्स कैन बी कैलकुलेटेड इन अ सीरीज़, एक सीरीज़ में कितने क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो देखते हैं पहले क्वार्टाइल क्या होता है। क्वार्टाइल का मतलब जो पूरी सीरीज़ को 4 पार्ट्स में बांटते हैं। देखिए ये 4 पार्ट बन गए, यहाँ पर 25 मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। 1 2 3 4, लेकिन पॉइंट्स कितने हैं, ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3, ठीक है, ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3। Q1 के बिलो कितने हैं 25%, Q2 के बिलो कितने हैं 50%, Q3 के बिलो कितने हैं 75%। जो Q2 होता है इसे हम मीडियन बोलते हैं, और Q1 को क्या बोलते हैं, लोअर क्वार्टाइल कहते हैं। Q3 को क्या कहते हैं, Q3 को अपर क्वार्टाइल कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है B3, Q1 Q2 Q3। तो हम 3 क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन इज़ 25, अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है 25, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 6.25। आपको क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे यहीं पे बताती हूँ, SD अपॉन मीन इंटू 100। अब इसे हम प्लेस करते हैं वैल्यू को। SD है 6.25, SD मीन दिया है 25 इंटू 100, पॉइंट हटा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25। वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, SD स्क्वायर, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला SD अपॉन मीन इंटू 100। SD दिया था 6.25, पॉइंट हटाया तो 0 0 नीचे आ जाएंगे, 100 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर वाला 100 नीचे वाला, कैंसिल आउट। तो 625 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, प्रेसिडेंट आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर आता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द एबव। और कौन कौन आते हैं, चेयरमैन आता है, CEO आता है। तो ये भी आप एक्स्ट्रा जो है वो ध्यान रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट भी आता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो मेन काम होता है वो पॉलिसीज़ बनाना, रूल्स रेगुलेशन बनाना, डिसीजन लेना मेन काम होता है। और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल कोऑर्डिनेशन करना जो काम होता है वो किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ HRMS, HRM का फंक्शन क्या होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है A, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि कैंडिडेट्स का एक पूल क्रिएट करना, मतलब कि जो भी कैंडिडेट्स हैं हमें लगता है कि वैकेंसी अराइज हुई है तो लोगों को स्टिमुलेट करना कि आओ और अप्लाई करो हमारी जॉब के लिए, इसे बोलते हैं रिक्रूटमेंट। और सिलेक्शन का मतलब होता है कि हमने तो इसमें बहुत सारे बंदों को रिक्रूट करने के लिए मतलब अप्लाई किया है बहुत सारे लोगों ने, लेकिन जब हम सिलेक्शन करते हैं ना तो हम कुछ ही डॉट्स लेते हैं। तो ये होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में हम कैंडिडेट्स का पूल क्रिएट करते हैं जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं और अप्लाई करते हैं। लेकिन सिलेक्शन में क्या होता है कि हम इस पूल में से उन्हीं बंदों को रखते हैं जो हमारे काम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को आपने अगर पेमेंट कर दी है तो क्या होगा, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, ये तो कन्फर्म है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। टोटल एसेट्स भी डिक्रीज़ हो जाएंगे क्योंकि
किसी भी क्रेडिटर को पैसे दे रहे हो तो हो सकता है आप कैश के फॉर्म में दे रहे हो सकता है आप एसेट के फॉर्म में दे रहे हो, एसेट दे रहे हो बदले में कोई। तो इससे क्या होगा, डे होगा, टोटल लायबिलिटी कम हो जाएगी और टोटल एसेट भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ अकाउंटिंग इन द मॉनेटरी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग एंड अदर ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग एक अकाउंटिंग की ऐसी कला है जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग या ट्रेड से रिलेटेड या अदर ट्रांजैक्शन को लिखते हैं या अकाउंटिंग करते हैं। तो ये डेफिनेशन को किसने दिया है ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है J.R. बार्टली बॉय, ये इसका राइट आंसर है। तो ये आज क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।